नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों को? वेलकम टू द कॉन्सेप्टर फर्स्ट क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पहली क्लास में। और हम मॉडर्न इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। हम मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे। गुड आफ्टरनून। तो इससे पहले आप लोगों को इंसाइट देने के लिए मैंने एक क्लास की शुरुआत की थी, इतिहास की साजिशें, जहां आपको बताया कि किस तरह से हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश हुई थी, किस तरह से हमारे इतिहास को बदला गया। और जो हमारी पहले की क्लास हुई उस पे हमने डिस्कशन किया कि कैसे हम जो है हमारे एविडेंस हटाए गए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इतिहास किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी जो सिटीजन उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो निश्चित रूप से आपको एक इंसाइट मिला होगा कि बेसिकली इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, ये कैसे काम करता है, इसका जो है वो आचार व्यवहार है क्या। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्लासेस को देख रहे होंगे और आप जानते हैं इतिहास की साजिशें सभी के लिए निःशुल्क थी, क्योंकि आप समझो कि हमारे साथ गलत क्या हुआ। और मैंने वहां पे कई फैक्ट्स, कई प्रूफ के साथ उन कहानियों को आपके साथ जोड़ा। और जब हम अपना इतिहास जानेंगे, हम अपनी चीजों को जानेंगे, तो निश्चित रूप से हमें इस पे गर्व की एक भावना पैदा होगी कि किस तरह से हम बेहतरीन कर सकते हैं, किस तरह से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं लगातार इसी का प्रयास करता रहा हूं और हम चलते हैं इस बारे में। तो अब जो सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्टर हमारा 2 साल का बैच है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से पेपर 1 चलता है फर्स्ट ईयर, और पेपर जो है 2 चलता है सेकेंड ईयर पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने होते हैं, हमें फंडामेंटल जानना होता है। तो यही कॉन्सेप्टर का हमारा सेगमेंट है। और मैं आपसे मॉडर्न हिस्ट्री, यानी जो हमारा आधुनिक भारत है, जिसे हम लोग आधुनिक इतिहास भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे सेगमेंट शुरू होंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न इंडिया क्या है, सारी चीजें क्या है। अभी आपने जैसे बधाई दी कि रीडिंग रूम के लिए, निश्चित रूप से आज ओजांग गुरुकुल ने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। और कैंपस के अंदर ही एक शानदार ग्रीन, बहुत ही लश, अच्छे तरीके से फर्निश जो है एक रीडिंग रूम दिया है, जहां पर टीचर, मेंटर, हम सभी वहां उपलब्ध रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे मैं भी जब गुजर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस के पास में ही बिल्कुल आसपास ही है, तो मैं वहां लगातार उनकी देख रहा हूँ कि वो क्या गलतियां करते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, क्या चीजें हैं। राइट। तो ये एक नई शुरुआत है। अगर आप भी गुरुकुल में आना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर से गुरुकुल का बैच शुरू हो रहा है। आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए अद्भुत तरीके से नई चीजों को जानने की, और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्टर के जो हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम मॉडर्न इंडिया पे स्पेशली बात करेंगे। राइट। तो मॉडर्न इंडिया में जो लेवल 1 है वो हमारा कॉन्सेप्ट का लेवल, यानी कि हम जब सबसे पहले इसकी मूलभूत अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बनाने की, उनको ग्रो कराने की लगातार कोशिश आपके साथ करता रहूंगा। तो रेडी हैं आप सभी? तो सबसे पहले जो चीज होती है कि हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या जा रहे हैं, फिर मैं कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ चीजों के माध्यम से मैं इस सब्जेक्ट को 1 to 1 लेकर आगे बढ़ूंगा। तो नो डाउट इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जिन लोगों ने अभी तक मॉडर्न इंडिया का सिलेबस नहीं देखा, यानी कि कौन से टॉपिक लेवल 1 में पढ़ाए जा सकते हैं और क्यों पढ़ाए जाएंगे, सबसे बड़ी बात है कौन के साथ साथ क्यों पढ़ाए जाएंगे, ये भी जानना हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जो है वो आपके लिए ये पता करना है कि आप उन चीजों को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। राइट। ज्योति ने लिखा है इतिहास की साजिशें बहुत वंडरफुल क्लास थी और बहुत कुछ पता चला हमारे रियल इतिहास के बारे में। थैंक यू सो मच। बहुत से बच्चों का मैसेज आया, उन्होंने नई किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, उनके मन में इतनी क्यूरोसिटी हो गई है कि एक्चुअली हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश हुई कैसे, कैसे हमें बर्बाद करने की कोशिशें हुई, और कैसे एक भारत का एक शानदार इतिहास जो है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हुई है। जब आप मेरे साथ मॉडर्न इंडिया भी पढ़ोगे, क्योंकि बच्चों ने मेरे साथ एंशिएंट इंडिया तमिलनाडु में पढ़ा और मैं बहुत गहराई में चला गया, मॉडर्न इंडिया पढ़ाते समय मैं ढेर सारी कहानियों को यूज करूंगा। मजा आने वाला है आपको। और पैरेलली, क्योंकि स्टोरी जो होती है वो हमें जोड़ती है, वो हमें किसी चीज को समझने के लिए प्रेरित करती है। तो जो मेरी क्लासेस रहेंगी कॉन्सेप्टर की,
उसमें मैं स्टोरीज को बहुत ज्यादा यूज करूंगा, स्टोरीज के बारे में बहुत ज्यादा मैं बात करूंगा। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडिया एक बहुत ही फैसिनेटिंग पार्ट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, और मैं इससे उम्मीद करूंगा कि आप लोग ग्रो कर पाएंगे। रेडी हैं सबसे पहले आप लोग पेन और पेपर के साथ? मुझे बताएं। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं और यूपीएससी सिलेबस को जरा देखते हैं कि मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा और क्यों पढ़ाऊंगा। मेरे नोट्स कैसे होंगे ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही कहानियों के माध्यम से मैं क्यों पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं 7 स्टोरीज मेरा पढ़ाने का, और मैं चाहे वो जो योजना कुरुक्षेत्र की क्लासेस हो, मैं स्टोरीज के माध्यम से पढ़ाना शुरू करता हूं। तो स्टोरीज जो होती हैं वो सीखने और समझने में बहुत मदद करती हैं। तो इतिहास पढ़ाने का एक नया पैटर्न में लेकर आ रहा हूं, वो है स्टोरीज के माध्यम से पढ़ना और पढ़ाना। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसकी शुरुआत करते हैं और हम समझते हैं कि क्या चीज है। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के सिलेबस के बारे में बात करता हूं, तो आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको समझते भी जाना और लिखने की कोशिश करोगे तो मैं इसके अर्क में जाऊंगा कि ये बेसिकली कहानी कहां शुरू होती है। तो जो मॉडर्न इंडिया नाम है, अगर मैं इतिहास की साजिशें पढ़ा रहा हूं, मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं जहां पर मेरे लिए मेरा राष्ट्र सबसे पहले है, और मैं ये जो लेफ्ट लिबरल लोगों ने हिस्ट्री लिखी है मैं उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता हूं। लेकिन मजबूरी है कि यूपीएससी का सिलेबस आपको पढ़ाना, और धीरे धीरे ये परिवर्तन होता जाएगा। हमारे जैसे और ये शिक्षक आगे बढ़ेंगे जो इस इतिहास में कम से कम जो कुछ गलत हुआ उसको वो कहने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा एक सफर है जिसको हम लोग शुरुआत करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। राइट। तो हम जब सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, तो मैं ही यहां इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कारण यह है कि यह माना गया कि किसी भी किताब में आप उठा के देखोगे तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन यानी भारत में यूरोपियों के आगमन से ही मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती। नहीं, भारत इससे बहुत ज्यादा विकसित था। और अब तो आपको यह समझ में आया होगा जब आपको मैंने क्यों इस क्लास से पहले इतिहास की साजिशें पढ़ाई। कुछ कारण था, ये मेरी सोच थी, और सबके लिए निःशुल्क कर दिया था कि आप वो क्लास उठाकर देख सकते हो। राइट। और आपको एक बहुत नॉलेज मिलेगी। अब आपको ये समझ में आएगा, हमें हर कोई पढ़ाता है। जैसे कल की मेरी क्लास थी, कल की क्लास में एक आर्ग्यूमेंट था मेरा कि कल को मैंने आपको बताया, आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, हमारी हर किताब में हमारा हर टीचर पढ़ाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन उसका जो भूभाग था 75% वो सरस्वती नदी के किनारे था। तो जो मेजोरिटी है जिस नदी के किनारे, कल आप लोगों ने मेरी क्लास अगर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप ऐप पे जाकर निःशुल्क देख सकते हो। तो आपको ये समझ में आएगा कि यार 75% भाग तो सरस्वती नदी के किनारे था। इंडस ज्योग्राफी में आज भी तुम जानते हो कि वो तो पाकिस्तान के क्षेत्र से बहती है और वो गॉर्ज में बहती है। तो वहां मैदानी इलाका नहीं पाया जाता। सभ्यताओं के बसाव के लिए, सिविलाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट के लिए हमें प्लेन एरिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़ा प्रॉस्परस था। तो ऐसी कंडीशन में आखिर इतिहास में वो नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने की बजाय उसको केवल इंडस सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आज की न्यूज पढ़ोगे तो आज की बड़ी अच्छी न्यूज आई है। कल ही मैंने बताया था कि महाभारत का काल बहुत प्राचीन है, और हमारे इतिहासकारों ने, खासतौर पे जो भारत में इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ियां की हैं। और आज ही खबर आई है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसमें संकेत मिले हैं, वो महाभारत पर्व के बारे में, महाभारत जो पर्व है, श्लोक लिखे हुए हैं उस रूप में, वो एक तरीके से। तो धीरे धीरे, अब ये मैंने आपसे कहा ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय सोच के लोग आएंगे, वैसे वैसे इतिहास की नई परतें खुलती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत में। तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि भारत इस सभ्यताओं में, संसार की सभ्यताओं में सबसे आधुनिक रहा है। एक डार्क एज आया है, तो मैं अंग्रेजों के आने को या उससे पहले के आक्रांताओं के आने को मैं उसको डार्क एज ही कहूंगा एक तरह से। भारत शुरुआत से मॉडर्न था। जब पूरी दुनिया अपनी सभ्यताओं की अंगड़ाई ले रही थी, तब भी भारत बहुत मॉडर्न था, और हम भारतीयों को गर्व करना चाहिए। हमें शर्म करना सिखाया गया कि अपने इतिहास पर शर्म करो, तुम सपेरे हो, तुम जो है लुटेरे हो, तुम जो है ठगी करते हो, ये हमें सिखाया गया। हम ऐसे नहीं है। हम ज्ञान विज्ञान की बात करने वाले हैं। हमारे चीजों से पूरी चीजें गायब कर दी गई। हम कैलाश टेम्पल बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने एक सिंगल मोनोलिथ रॉक को, एक पत्थर को काट के, ग्रेनाइट रॉक को काट के इतना शानदार पत्थर। हमारे पास टेक्नोलॉजी, इनोवेशन बहुत आगे थी। हमें हजारों साल पहले धातुओं को गलाना आता था, उससे हमें उसमें मिक्स करना, एलॉय करना हमें आता था। तो मेरी इन क्लासेस से आपको एक समझ में आया कि हमारा इतिहास बहुत उच्च था।
इन्होंने कहा ये मॉडर्न है। आपको जो सबसे पहले मैंने थ्योरी, जो मैक्स मूलर की थ्योरी, जिसे हम लोग भगवान मानते हैं हमारे इतिहास में, हर आदमी आता है सबसे पहले मैक्स मूलर ने भारतीय संस्कृति से परिचित करा। अरे क्या परिचित कराया, उसका गर्ज था परिचित कराया। उस क्लास से आपको यह समझ में आ गया कि उसकी साजिश थी और कैसे एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी स्टैब्लिश की गई, कैसे वो हमारी सभ्यता से इतने प्रभावित थे कि अपने आप को आर्य कहलाने के लिए उनके अंदर होड़ मची हुई थी, और कैसे साजिश करके उन्होंने इंडोलॉजी का अध्ययन करते समय कॉलोनियल मेंटेलिटी को वहां रखा। अब आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, साजिश के बारे में समझ में आया। लेकिन वो साजिशों का जो चरम पहुंचा, जो ऊंचाई पहुंची, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, वो इस दौर में आता है। अब इस दौर को पढ़ने का तरीका क्या, लिखोगे आखिर इसमें क्या, तुम एक बात समझोगे कि हम आखिर पढ़ते क्यों हैं। तो सिलेबस समझने से पहले, सिलेबस को आगे जाने से पहले मैं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, और वो ये है कि आखिर हम इसका अध्ययन करें ही क्यों। ठीक है, वाई स्टडी मॉडर्न इंडिया। कितने लोगों को ये बात पता है, वाई स्टडी मॉडर्न इंडिया? या मैं इसको एक और तरीके से यूज करूंगा, वाई स्टडी कॉलोनियल पावर्स, कॉलोनियल भारत। वक्त आ गया है हम खुलकर थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू करें। ठीक है, मॉडर्न इंडिया उन्होंने दिया, मजबूरी है यूपीएससी के सिलेबस में हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आज आप सभी भारतीयों से, मैं कभी कभी क्लासेस में इसके बारे में बात करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि आज भी आप इसके बारे में बात करना शुरू कर दें। वाई स्टडी कॉलोनियल भारत, अब हम आज इसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है ये सही समय है, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए कैसे हमें उपनिवेश, हम उपनिवेशिक भारत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमसे क्या लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैं इतिहास की साजिशों के बारे में बात कर रहा था, उस दिन रेलवे के बारे में बात हुई। क्या यूपीएससी हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछता है, भारत के एकीकरण में रेलवे के योगदान का बताइए। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कैसे निचोड़ा था। अरे $45 ट्रिलियन तुम लेकर गए हो भाई, $1 ट्रिलियन में तो हम घर घर बुलेट ट्रेन पहुंचा देते, हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा की तरह चलते वो। ये स्थिति, आपने अपने गर्ज के लिए हमारा जो है वो विकास करने की सोची और हमें लूटने के लिए किया। आप किसी मानवता के लिए नहीं आए, और ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको कनाडा के रहस्य बताए थे, जब मैं रात में 10 बजे लाइव ले रहा था। मैं रात में 10 बजे लाइव ले रहा था, मैंने कनाडा के रहस्य बताए थे। और आप आज उठाकर पेपर देख लीजिए दोस्तों, शब्दों के साथ कह रहा हूं, एक नाजी, मैंने उसमें बताया था कैसे सबसे ज्यादा, पहला ही पॉइंट बताया था कि नाजियों को सबसे ज्यादा शरण किसने दी थी, कनाडा ने। और भारत ने क्या किया था, उन लोगों जो जिनका होलोकॉस्ट हुआ था, यहूदियों को शरण दी थी, मानवता का रक्षक था। और आज उठा के देख लिया, कनाडा की संसद में एक नाजी का सम्मान किया गया। पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, जबरदस्त तरीके से। 3 दिन पहले मैंने क्लास में इसके बारे में बात किया था। अगर आपने मेरी क्लास रात में 10 बजे सुनी होगी उजांग लाइव चैनल पे, तो यहां पर मैं तुमसे यही बात कहने जा रहा हूं। आज मैं बात करूं वाई स्टडी कॉलोनियल भारत। ठीक है, जब हमें उपनिवेश किया गया, मुझे गर्व है। मैं कहूंगा कि तुम मुझे मॉडर्न बनाने आए थे, बात कर रहे हो तुम हमें बता रहे हो कि इंडिया जो है राष्ट्र नहीं था, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। अरे भाई, तुमने हमें गुलाम बनाने की कोशिश की, तुमने साजिशें करके हमारे ऊपर कब्जा किया था। तुम हमें कोई मॉडर्न मॉडर्न बनाने नहीं आए थे। ठीक है, हम मॉडर्न थे, और हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारे जीवन में विज्ञान था यार। तुम्हारे लिए विज्ञान एक ब्रांच थी, हमारे लिए विज्ञान एक व्यवहार था। बड़ी खूबसूरत लाइन है, लिख लो कि पश्चिम के लिए विज्ञान, क्या खूबसूरत लाइन है, कभी मन करे तो आंसर में लिख देना। पश्चिम के लिए विज्ञान एक विषय था, पश्चिम के लिए विज्ञान एक विषय था। भारत के लिए विज्ञान, भारत के लिए विज्ञान जीवन शैली था। जिस दिन हम भारतीय ये बात कहने शुरू कर देंगे, उस दिन के मुंह पे तमाचा मिलेगा कि पश्चिम के लिए विज्ञान एक विषय था, एक ब्रांच थी। भारत के लिए विज्ञान जीवन शैली था, भारत के लिए विज्ञान जीवन शैली था। उस दिन जब मैंने इतिहास की साइंस से पढ़ाया, तो उस दिन हम सभी पढ़ते हैं, जहां पर किस तरह हनुमान जी सूर्य तक पहुंच गए। युग शास्त्र जोजन पर भानु,
तो हमारा साइंस हमारे जीवन का हिस्सा हो गया था। उन्हें पता था कि कुछ होगा गड़बड़, लेकिन कोई ना कोई जानकार आएगा, इसमें से बात निकाल लेगा। तो ये बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, लिख लो, बड़ी प्यारी सी है। यहीं से पढ़ाने का एक मजा शुरू होने जा रहा है। और मॉडर्न इंडिया पढ़ाते पढ़ाते, जैसे तुम लोग तमिलनाडु में सनसना गए थे ना, ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे तर्क निकाले थे, आज भी कहते हैं बच्चे कि सर हमें उसका अध्ययन करना है। उसी तरह जब मैं मॉडर्न में जाऊंगा ना, तो तुम्हें रुला मारूंगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे, ऐसे ऐसे तथ्य निकाल के लेकर आऊंगा, तुम्हें लगेगा कि वेब सीरीज चल रही है। मजा आने वाला, और साथ साथ सिलेबस भी पूरा होता चला जाएगा, क्योंकि मैंने टॉपिक ही वो उठाए जो सीधे यूपीएससी के क्वेश्चन में, पिछले 25 वर्षों से यूपीएससी ने जहां जहां क्वेश्चन पूछा है, मैंने सब कुछ वहां डाला है। तो पहली क्लास में एक धमाकेदार हमने शुरुआत की है, लिख लो इसको, इस पर हम बहुत बात करेंगे, क्योंकि अगर तुम ये नहीं कह पाए तो पश्चिम क्या कहता है? कहता है कि विज्ञान तो पश्चिम की देन है, ये कहा है, और हमारे नेताओं ने लिखा है, हमारे इतिहासकारों ने लिखा है कि साइंस जो है, जिसको फिजिक्स कहते हैं, वो आया है पश्चिम से, वो आया पश्चिम से। उनका कहना है कि ग्रेविटेशनल थ्योरी न्यूटन ने दी है, पाइथागोरस ने हमें मैथमेटिक्स के बारे में बताया है, कैलकुलस वेस्टर्न से आया है। तो हमारे यहां जब विमान एक शास्त्र था, कभी तुम्हारे, चूंकि हमारे साहित्य खत्म कर दिया गया, आजाद भारत में सबसे बड़ी गलती हुई, लाइब्रेरी कल्चर ही हमारे यहां खत्म हो गया। तो विमान शास्त्र में कैसे बताया गया था विमान को कितना थ्रेशोल्ड रखना कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाए, उड़ने के लिए पृथ्वी के गुरुत्व। उनको क्या सपने आ रहे थे? उन्हें नहीं पता था कि पृथ्वी उनको किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती, तो वो ग्रेविटेशन नहीं था। जब तक न्यूटन का सेब नहीं गिरेगा तब तक ग्रेविटेशन नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो यार। ज्ञान विज्ञान, ये लाइन बहुत बड़ी पंच लाइन है, बहुत बड़ी पंच लाइन है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना प्यार मुझे जरूर भेजना, क्योंकि तुम्हारा ये उत्साह जो होता है, ये मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। राइट। पश्चिम के लिए विज्ञान एक विषय था, और भारत के लिए विज्ञान जीवन शैली था। राइट। पश्चिम के लिए विज्ञान जीवन शैली था, लिख लो और मुझे कोट करके भेज देना। तो चलो, आखिर में बात कर रहा हूं क्या है। तो मैं वाई स्टडी मॉडर्न इंडिया, वाई स्टडी कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब किस तरह से उन्होंने उपनिवेश बताया। तुम्हें सिखाया था ना व्हाइट मैन्स बर्डन, इतिहास की साजिशें। इस क्लास से पहले वो क्लास जरूर कर लेना, सभी के लिए निःशुल्क है। ओजांग ऐप डाउनलोड करना है, सारा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है। व्हाइट मैन्स बर्डन। कभी हमें ये शर्म आई, आजादी के 75-76 साल हमें शर्म आती रही। अरे जिसने हमें कॉलोनी बनाई उसको बोलो ना तुम कॉलोनाइजर हो यार, तुमने कॉलोनी बनाई। तुम सत्ता साम्राज्य की बात कर रहे हो, आज तुम लोकतंत्र की बातें करते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा हो, कनाडा में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए दूसरे देश के आतंकवादियों को, जो है विद्रोहियों को तुम शरण दे रहे हो, और तुम हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हो। जरा समझो इस चीज को। तो मैं बोलूंगा इसको, या तुम हमें कोई मॉडर्न मॉडर्न करने नहीं आए थे। आए भाई साहब, हमें विमान शास्त्र पता थे। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, लीले ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जोजन, कैलकुलेट करके देख लो, जुग सहस्त्र जोजन, ये हमारे रिटर्न पर भानु, यानी सूर्य पृथ्वी से इतनी दूर है। उन्होंने कहा हनुमान जी ने, हमने कहानियों के अंदर सब चीजें डाल दी। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, तो 1,20,000, सहस्त्र 1,000, और कितने मील्स हैं? योजन। कैलकुलेट करके देख लो, पृथ्वी और सूर्य के बीच की एग्जैक्ट दूरी तुम्हें पता चल जाएगी। अरे यार, कैसे हो सकता है? जो लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने तो बहुत बाद में निकाली है, 19वीं 20वीं शताब्दी की खोज है ये। कितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमें पता था। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जब, लीले होता है मधुर फल जानू, और देवता चितन धरई, हनुमान से ही सर्व सुख करई। तो ये हम कितनी बार बोलते हैं। साइंस देखो, तो ये पश्चिम के लिए विषय था विज्ञान, भारत के लिए विज्ञान जीवन शैली था। बच्चे बच्चे को ये पता है। बोले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? बहुत से बच्चों तुम्हें नहीं पता होगा, जो साइंस नहीं पढ़ा, जो आर्ट साइड से पढ़ के आया है। हमारे घर घर में हाथ जोड़ के, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, बोले पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, तो ये बोल तो दिए, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो कितना आसानी से हमारे बीच हो जाता था। ये साइंस था। बड़ी खूबसूरत बात कही। अब इस बात को क्यों मैंने कहा, ये जानना बड़ा जरूरी है। हमें बचपन से सिखाया गया आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, हमारे इतिहासकारों ने लिखा, मतलब अंग्रेजों के आने के बाद ही वैज्ञानिक भारत का जन्म हुआ। वाह, क्या बात कही है।
मतलब इनसे पहले हम सपेरे थे, हम अंधविश्वासी थे, तंत्र मंत्र करते, बलि चढ़ाते थे। इन्होंने लिखा है किताबों में, और सबसे ज्यादा भारतीयों ने उसको मान लिया, क्योंकि पता नहीं वो किस तरह के भारतीय थे, किस तरह के हिस्टोरियन थे, किस तरह के नेता थे, जिन्होंने ना भारत को जाना, ना भारत को पढ़ा, ना भारत को समझा, बस जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। ये स्थिति हमारी। तो ये जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे जब मॉडर्न इंडिया तुम पढ़ोगे, सो कॉल्ड कॉलोनियल भारत, या हमारे नायकों का भारत, स्वतंत्रता संग्राम, जब तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये बेसिकली ये जो दो लाइनें हैं, इनके बीच में दृष्टिकोण का अंतर है। अगर ये मान के चलोगे वेस्टर्न ने हमें साइंस दिया, वेस्टर्न ने हमें सब कुछ पढ़ाया, तो कभी भी तुम जो पर्पस तुम्हें पढ़ाया जा रहा है मॉडर्न इंडिया, वो पकड़ ही नहीं पाओगे, वो समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें केवल एक विषय और रटने की चीज लगेगी। इतिहास लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, और आईएएस ऑफिसर को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा है। बार बार कहता हूं ना, तुमसे हड़प्पा की खुदाई कराएंगे, ना तुमसे लिपि पढ़वाएंगे, तुम्हें तो आईएएस बनना है ना, आईपीएस बनना है, प्रशासन संभालना है। तो इतिहास पढ़ा क्यों रहे हैं तुम्हें? क्यों मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे? ये बड़ा जरूरी, और यही चीज हमने मिस कर दी। हमने मिस कर दी, हमारे नेताओं ने, हमारे इतिहासकारों ने ये चीज मिस कर दी, हमारे विश्वविद्यालय मिस हो गई कि भाई तुम्हें बनना है अधिकारी, ऑफिसर बनना है तुम्हें, आईएएस आईपीएस, तुम्हें चलाना है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तुम्हें। तो तुम्हें ये आधुनिक भारत या स्वतंत्रता संग्राम क्यों पढ़ाया जा रहा है? फ्रीडम स्ट्रगल क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि तुम यहां से उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को समझो। लिखते जाओ इसको, उस प्रक्रिया यानी प्रोसेस को समझो जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़ी। गुलामी यानी कॉलोनाइजेशन। और ये गुलामी बहुत अलग अलग थी, जिसमें राजनीतिक गुलामी थी, एक ब्रिटिश नाम का शासन आया, उसने पॉलिटिकल हमें गुलाम बनाया। आर्थिक गुलामी थी, सारी सत्ता उनके पास थी, सारा रिसोर्स उनके पास था, यानी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल। वो जैसी चाहते थे वो थ्योरी, वो कहते थे अरे बाहर से आए, हमें मानना पड़ा, द्रविडियन से लड़ाई हो गई, हमें मानना पड़ा, जाति प्रथा हमने मानना पड़ा। और चौथी होती है मानसिक, मेंटल। हालांकि मैं इस पे डाउटफुल हूं कि हम इसमें अभी आजाद हुए कि नहीं हुए, और अब शायद मेरे स्टूडेंट भी ये समझने लगे होंगे कि मानसिक रूप से अभी हम गुलाम ही हैं। ठीक है, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका जीवन शैली, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, हर वो चीज जो पश्चिमी वही आधुनिक है, ये हमारे रगों में बैठा हुआ है। हमने अपनी समस्त जीवन शैली को बलिदान कर दिया वेस्टर्नाइजेशन के लिए। हमें नहीं पता, फिर भी हम दिखावे में लगे पड़े हैं। राइट? तो सवाल है कि क्यों पढ़ाया जाता है? टू एस्टैब्लिश, टू नो द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, यानी उपनिवेश की प्रक्रिया से निकलने की जो बात है उसको हमें पढ़ा जाएगा। तो आखिर इससे हमें इस प्रक्रिया को जानकर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि इस प्रक्रिया से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ, लिखते जाना, लिखते जाना ये चार्ट, और उसको बोलते हैं नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। राष्ट्र के संदर्भ में देखोगे तो ये यहां पर आधुनिकता है, ये बात ध्यान रखिए, यहां मॉडर्निटी है। क्योंकि इससे पहले भारत में बहुत से विभाजन थे, धार्मिक थे, रिलीजियस, कास्ट बेस, लैंग्वेज बेस। भारत को एक सोच नहीं पा रहा था, इसीलिए जो भी आया उसने भारत के ऊपर अपना आक्रमण किया, लूटपाट किया, अपना उसको गुलाम बना लिया। क्योंकि भारत विखंडित था, एक देश के रूप में भारत की कहीं अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ रहा था। हर कोई छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहा था, अपनी खुद की लालच के लिए लड़ रहा था। लेकिन जब हमारे जो नायक थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो हमारे लीडर्स थे, चाहे वो थॉटफुल रहे हों, चाहे वो खुद मैदान में उतरे हों, चाहे उन्होंने किताबें लिखी हो, भाषण दिए, कुछ भी उन्होंने किया हो, उन्होंने पहले स्वयं को जगाया और फिर उन्होंने समाज को जगाया, और समाज को यह समझा। इस सेंस में, यहां याद रखना, कभी भी आर्ग्यूमेंट हो बोल देना, इस सेंस में मैं इसको मॉडर्न कहूंगा, मैं इस सेंस में इसको आधुनिक कहूंगा, जहां पर आधुनिक चीज है। आधुनिक का मतलब होता है जो चल रही है, आधुनिक का मतलब होता है जिसकी अभी आवश्यकता है, जिसका संबंध कंटेम्प्रोरी से है, वो आधुनिक है। तो उस सेंस में जहां भारत अपनी जड़ता, अपनी इनर्शिया को भूलकर, अपने फ्रिक्शन को भूलकर, जात पात,
भाई बंधु, ये जो भी सारे सेगमेंट थे, उनसे बाहर निकलकर जो धर्मों का हिसाब किताब था, क्षेत्र, भाषा, इन सब का, भारत ने एक शत्रु को पहचाना कि अंग्रेजों का ये जो शासन है वो हमारी ऐसी तैसी कर रहा है, और इससे लड़ने के लिए सबसे पहले भारत को अपनी बुराइयों से निकलना पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो किसी राजनीतिक रूप में हो। हमें एक सत्ता, एक ताकत बननी पड़ेगी, भारतीयों को एक ही लक्ष्य की तरफ चलना पड़ेगा। और इस सेंस में मैं इसे मॉडर्न इंडिया कहूंगा, मॉडर्न भारत कहूंगा। बहुत ध्यान से सुनना इसको। मैं इस सेंस में कहूंगा कि जहां पर उस समय की जो परम आवश्यकता थी, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर भेजना, अगर उस समय की जो परम आवश्यकता थी वो ये थी कि शत्रु को पहचानो कि शत्रु है कौन। ये ब्रिटिश शत्रु है, ये यूरोपियन कॉलोनाइजेशन जो है, जो हमारा धन लूट रहे हैं, वो शत्रु हैं। और इस शत्रु के प्रति पहले स्वयं जागरूक हो और फिर पूरी जनता को जागरूक करो। और समस्त जनता जब किसी एक लक्ष्य के लिए, और लक्ष्य क्या है, इसको उखाड़ कर फेंक देना, अपने अपने मार्ग अपना ले। कोई अहिंसा का उठाएगा, कोई क्रांतिकारी मार्ग उठाएगा, कोई आजाद हिंद फौज की रचना करेगा, कोई किताबों रचना करेगा, कोई गदर पार्टी बनाएगा, कोई विदेशों में सैन फ्रांसिस्को में जाके आंदोलन करेगा, कोई किसी सैंडर्स को मारेगा, कोई जलियांवाला बाग का बदला लेगा, कोई असेंबली में बम फोड़ेगा, कोई हड़ताल करेगा, आंदोलन करेगा, नौसेना मिटनी होगी। ये पूरी प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया तब जन्म लेगी जब उनको लक्ष्य मिल गया हो, ध्येय मिल गया हो, उद्देश्य मिल गया हो, पर्पस मिल गया हो। ये बहुत जरूरी है। और जब हमने अपनी इनर्शिया, अपनी जड़ता को छोड़ दिया, तब जाकर हम वास्तव में मॉडर्न कहलाएंगे। क्योंकि उस समय की आवश्यकता थी कि भारतवासियों को यह पहचानना पड़ेगा कि वो बंगाली, उड़िया, महाराष्ट्री, हिंदी, अवधी नहीं है, वो उससे पहले राष्ट्रीय भारतीय है। और जब ये पहचान आ गई, वो धर्म की पहचान, वो जाति की पहचान, इन सब से हटके जब पहचान भारतीय की हो गई, तो उस शत्रु के खिलाफ हम लड़ गए। और उस शत्रु के खिलाफ जब हम लड़े, तो वास्तव में इसको हम मॉडर्न इंडिया कहेंगे। तो आखिर इससे क्या होगा? इसी से राष्ट्र कहता है कि मेरी सीमाओं के अंदर रहने वाले, देश का मतलब क्या हुआ? देश को मैंने बताया था, देश राष्ट्र कब बनता है? देश एक ज्योग्राफिकल इकाई है, हम वर्ड यूज करते हैं कंट्री, यानी देश। देश एक भौगोलिक सीमा के अंदर बंधी हुई भूमि है, यानी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो लैंड होता है वो देश होता है। देश राष्ट्र नहीं होता है। राष्ट्र तब बनता है, बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना, देश राष्ट्र तब बनता है जब देश के अंदर रहने वाले लोगों की भावनाएं अपनी उस भौगोलिक सीमा के प्रति आबद्ध हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, तब वो देश राष्ट्र बनता है। और राष्ट्र बनता है यानी ये लगातार होने वाला प्रोसेस है, इसे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं, राइट? MBP, नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस। और जब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस होता है तो ही कोई राष्ट्र प्रगति करता है। लेकिन याद रखना, ये उस समय के लिए था, ये प्रोसेस है। प्रक्रिया मशीन की तरह होती है, मोटर की तरह होती है, प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। याद रखिएगा, प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूं। बड़ी खूबसूरत बातें बताने वाला हूं जो किताबों में तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा लगता जाए, लगे कि हाँ सर कुछ नया दे रहे हैं, तो अपना प्यार जरूर भेजते रहना, ठीक है? अपने दोस्तों को भी बताना, क्योंकि ये राष्ट्र हमसे बनने वाला है। हम देश देश कह के किनारे हो जाते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, सरकारों के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माण की भागीदारी हमारी और सभी की है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये क्या है, मैंने क्यों कहा कि ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस सेंस में इसे मैं मॉडर्न इंडिया कहने जा रहा हूं, किस सेंस में इसे आधुनिक भारत कहने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान समझना कि ये हमारी भावनाएं होती हैं। दीज आर द अवर इमोशंस। ये क्षेत्रीय भावनाएं, रीजनल इमोशंस है हमारे। जैसे मुझे मेरा एरिया चाहिए, मुझे मेरे राज्य में क्या हो रहा है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, मकान चाहिए। लेकिन जब देश के अधिकतम लोगों की आकांक्षाएं, जितनी उनकी इच्छाएं हैं, जब वो एक साथ जुड़ जाती हैं कि हम त्याग भी अपना सब कुछ कर देंगे, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र यानी जो नेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को समझ लेना। तो ये क्षेत्रीय भावनाएं हैं, ये व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं कि भाई मुझे एजुकेशन मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। लेकिन मैं अपने राष्ट्र को क्या दूंगा? तो राष्ट्रपति क्या, अभी प्रधानमंत्री ने क्या कहा 2 दिन पहले कि अमृत काल में कर्तव्य काल, क्या हो गया? कर्तव्य काल। अभी उनके मुंह से कितने लोगों ने सुना? मुझे कमेंट का बताएं। कर्तव्य काल, कल भी मैंने क्लास में पढ़ाया था। कर्तव्य काल का पालन करना होगा। जब नागरिक राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे
तो ये भावनाएं एक जगह एक लक्ष्य पर जुड़ जाती हैं और इसको राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना इसको। और इसी समय नेशन बिल्डिंग प्रोसेस होता है। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस यानी राष्ट्र निर्माण की घटना जन्म लेती है। फिर से ये ऊर्जा नीचे की तरफ आती है, तो फिर से राष्ट्र को आंदोलित करने की जरूरत होती है, एक लक्ष्य की तरफ जाना होता है। फिर से जब ये ऊर्जा खत्म होने लगती है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो लोग अपने अपने की तरफ चल जाते हैं। 1947 के बाद जब देश आजाद हो गया तो हमें लगा हमने अंग्रेजों को हटा दिया, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन हमें उसके बाद भी इस आंदोलन को जारी रखना चाहिए था। हमें उस महत्वपूर्ण चीजों को जारी, फिर अपना अपना सब लोग राजनीति में लग गए। फिर देश धीरे धीरे भाषा के आधार पर पहली बार राज्यों का विभाजन हुआ, क्षेत्रों के आधार पर हुआ, हिंसा होनी शुरू हुई, बंटवारा होना शुरू हुआ। फिर धीरे 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 जाति प्रथा फलाना ठिकाना, ये धीरे धीरे विभाजन होते रहे। तो फिर से भारत को क्या करना पड़ेगा, एक प्रक्रिया को जन्म देना पड़ेगा जिसे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। फिर से एक प्रक्रिया जन्म लेगी जब राष्ट्र के लोग अपनी अपनी पहचानों को छोड़कर या अपनी अपनी पहचानों को थोड़ा सा पीछे कर कर राष्ट्रीय पहचान यानी नेशन आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखेंगे। राष्ट्र तेजी से प्रगतिशील हो जाएगा। इस ग्राफ को याद रखना। और यहीं पर रियल सेंस में आधुनिक भारत जन्म लेता है। अब सवाल है कि एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को इसके बारे में जानने की क्या आवश्यकता है। तो जैसा मैंने बताया कि दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। ये प्रक्रिया है जो निरंतर किस पे, टाइम के हिसाब से, ये समय के हिसाब से चलती रहेगी। समय बीतता रहेगा। 1947 उससे पहले का ये आजादी का दौर जिसको बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, प्लासी से पार्टीशन तक का हम दौर पढ़ने जा रहे हैं, राइट। हम अगर 1857 से भी ले ले तो 1947 तक हम ये दौर पढ़ने जा रहे हैं जहां राष्ट्रवाद की भावनाएं चरम पे पहुंचने लगी, जहां नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं था सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, हमने अपनी बुराइयों को भी दूर किया। हमने सती प्रथा का भी विरोध किया, हमने ठगी का भी विरोध किया, हमने बाल विवाह जो है रोकने की बात की, हमने विधवा विवाह को स्थापित करने की बात की। हर जगह हमने नए नए सुधार लाना शुरू किया। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस कई तरीके से चलता है, याद रखिएगा, कई तरीके से चलता है। तो ये जो गुलामी की जंजीरें वो उसको तोड़कर हम आगे बढ़े तो राष्ट्र को फिर से, जैसे अभी हम कहां जा रहे हैं, अमृत काल में जा रहे हैं। अभी क्या है, हमारे पास दुनिया की सबसे यूथ पॉपुलेशन है, आज भारत के पास बहुत पोटेंशियल है। तो हमें वापस नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा। भारत पिछले कुछ समय से अपनी ऊर्जा को खो बैठा, भारत का इतिहास बदल दिया गया। यही मौका है, भारत अपना इतिहास खुद लिख सकता है, भारत अपना इतिहास खुद स्थापित कर सकता है। दुनिया के सामने इन पश्चिमी ताकतों की जो साजिशें हैं उनको लाकर उनके मुंह पे मार सकता है कि अरे तुम क्या मानवता की बात करते हो, जब तुम्हारे पास बोलने की तमीज नहीं थी तब हमने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो संसार के सभी व्यक्ति की, हम निरोगी रहने सुखी रहने की कामना करने वाले लोग हैं। तुम हमें सिखाओगे कि ग्लोबलाइजेशन तुम्हारा है तो वसुधैव कुटुंबकम तो हमने जाने कब से बोल रखा है। हमें पता है कि मनुष्य के जीवन का मकसद क्या। हमने कहा अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारा जीवन ही अंधकार से प्रकाश की तरफ है, और भारत शब्द का मतलब ही प्रकाश देने वाला देश है जो पूरी दुनिया को जो है ज्ञान का प्रकाश देता है। लेकिन ये बात कहने के लिए हम भारतीयों को इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हम कहां से आए हैं। आज वो छोटी सी जनसंख्या वाले लोग अपने न्यूज़पेपर, अपने आर्टिकल, अपने बुक्स में, अपने लेक्चर में हमें बताते हैं कि तुम भारतीय तो राष्ट्र ही नहीं थे, तुम भारतीय तो जो है सपेरों के देश थे, तुम्हें तो सभ्य बनाने के लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ा। ये हमसे जाके कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें मानवता का दृष्टिकोण, राजनीति का दृष्टिकोण हमने दिया है, मैकियावेली ने आके दिया है, लॉस ने दिया है, कांट ने दिया। अरे नहीं भाई, चाणक्य ने हमें दिया है। अखंड भारत को लेकर प्रशासन को चलाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना साहित्य इस भारत में जन्म ले चुका है। तो तुम्हें लिखना पढ़ना भी ढंग से नहीं आता था। तो ये बातें कहने का हमें साहस होना चाहिए, हमारे अंदर तर्क होना चाहिए। वो तभी होगा जब राष्ट्रीय बिल्डिंग प्रोसेस में जाएंगे। तो एक आईएएस ऑफिसर को, एक आईपीएस ऑफिसर को क्यों पढ़ना है, तुम लोग तैयारी कर रहे हो? क्योंकि इस दौरान जिस भारत का निर्माण हुआ, जिस भारत ने अपनी बुराइयों को छोड़ा, जिस भारत ने अपने विभाजन को छोड़ा और एक लक्ष्य के लिए, एक शत्रु से लड़ने के लिए सभी भारतीयों ने अपनी भारतीयता की भावना यानी द फीलिंग ऑफ भारतीयता, इंडियनाइजेशन, उसको डाल दिया। एक टुकड़ों में विभाजित क्षेत्र जो है वो संगठित हो गया और लोगों की शक्ति से, लोगों के कर्तव्यों के माध्यम से देश ने वो हासिल कर लिया जो बहुत मुश्किल सा लग रहा था। कहा जाता था कि ब्रिटेन का शासन कहता था कि कभी भी उसका सूरज नहीं डूबता, पूरी दुनिया में ये बात थी, और उन्होंने ये कहा था कि अगले 1000 वर्षों तक ब्रिटेन का शासन कोई हटा नहीं सकता। निपटा दिया हमने।
निपटा दिया। जिसके वो कहते थे कि 1000 वर्षों तक भारत को गुलाम रखेंगे, निपटा दिया। तो एक ऑफिसर को यह प्रक्रिया समझनी पड़ती, क्या समझना पड़ता है? प्रक्रिया समझनी पड़ती है कि हमें अभी भी बहुत सी बुराइयों से लड़ना है। आज हमारे सामने गरीबी, भूखमरी, लोगों के पास स्वास्थ्य नहीं है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, बच्चियां जो है वो सुरक्षित अपने घरों से निकल नहीं पा रही हैं, लोगों के अंदर विभाजन है, लोगों के अंदर जड़ता है। तो तुम्हें एक प्रक्रिया को जन्म देना पड़ेगा। वो प्रक्रिया को जन्म देना तुम सीख गए, तुम्हें भी लीडर बनने का मौका मिलेगा। एक ऑफिसर जो होता है वो एक नेतृत्व करता है, एक लीडर होता है जो अपने लोगों, अपनी जनता को जागृत करने का काम करता है। अपने जिले में जब जाओगे तो लोगों को अपने बातों से, अपने लॉजिक से जागृत करोगे। जब वो जागृत होंगे तो एक प्रक्रिया जन्म लेगी, और उस प्रक्रिया से तुम्हारे क्षेत्रों में, तुम्हें ऑल इंडिया सर्विस है तुम्हारी, तो तुम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस भावना को जन्म दोगे। एक प्रोसेस शुरू होगा, तुम अपने डिस्ट्रिक्ट में गए, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में गया, और एक प्रोसेस को जन्म देना शुरू हुआ। हजार हजार लोगों की लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ। भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, अचानक से क्या होगा, प्रक्रियाएं तेज हो जाएंगी, एक साथ बननी शुरू हो जाएंगी, और नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जन्म लेगा। और जैसे ही नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जन्म लेगा, अचानक से राष्ट्र अपनी अगुवाई ले लेगा, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करेगा। कितने भागों में विभाजित था? गांधी निकले, डंडा लेके निकल पड़े, ना कोई तोप थी, ना कोई गन थी, ना AK-47, कुछ नहीं था, एक डंडा लेके निकले, अहिंसा का सिद्धांत लेके निकले, दृढ़ता लेके निकले, लोगों को समझाया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं है, हम महान सभ्यता का जो है प्रतीक है, हम उसका हिस्सा है, जागो, लड़ो इससे, ये बहुत छोटे से है। और जिस ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि 1000 सालों तक वो भारत को गुलाम रखेगा, मिटा दिया। यानी जब हम कोई आंदोलन क्रिएट करते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, असंभव कार्य को भी संभव बना पाते हैं। तो जो मॉडर्न इंडिया है वो तुम्हें और मुझे यही चीज सिखाएगा, और जब कहानियों के माध्यम से जाएंगे तो तुम्हें एक नया इंसाइट मिलेगा। इसीलिए जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाते समय इस बात का बहुत ध्यान रखूंगा, इस बात का बहुत ध्यान रखूंगा कि मैं इसको कॉलोनियल भारत भी फक्र से कह सकूं। हमें शर्म आती है, हम इसको मॉडर्न बोलते हैं, वन इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। हम मानते हैं कि उन्होंने इंडिया नाम दिया तो इंडिया हमारा, अरे हमारा नाम भारत खंडे, जम्मू द्वीपे, भरत खंडे, हमारे पास ये बहुत प्राचीन समय से। हमने तो महाभारत में भी कभी सोचा, महाभारत वर्ड यूज करते, भारत हमारा शब्द है, हमारा इतिहास प्राचीन है, हम गर्व से कहेंगे, हमें कोई शर्म नहीं है। हम क्यों बोले इंडिया, हम भारत बोलेंगे मेरे भाई, क्योंकि वो हमारा है। देखो महाभारत बोलते हैं, भारत तो हमारे शब्दों के अंदर, भारत वर्ष, घर घर में पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, ये तो हमने बचपन से सुना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं जब इसको मॉडर्न इंडिया बोलूंगा तो मैं कॉलोनियल भारत भी बोलूंगा, ताकि उनको बता सकूं कि ये व्हाइट मैन्स बर्डन नहीं था, ये किसी ईश्वर का आदेश नहीं था कि तुम जाके काले असभ्य लोगों को सभ्य बनाओ। अरे तुम किसको बनाने आए हो यार, 400 साल पुरानी तुम्हारी सभ्यता नहीं है, 400 साल पहले तुम जंगलियों की तरह घूम रहे थे, हमें तुम ज्ञान विज्ञान सिखाने आए हो। अरे आओ, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा गया है, अतिथि के लिए भी सम्मान है, आओ खाओ पियो जाओ। तुम तो यहीं बस के हमें जूता मारने लगे यार, हमें हमारे क्षेत्र में गुलाम बना, उसके लिए तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हारी सभ्यता को जो है नष्ट करने में तुल गए, कर तो नहीं पाए, लेकिन अब वक्त है उनको ये आईना दिखाने का, क्योंकि अभी भी वो जो है वो पूरी दुनिया में जाते हैं। I-5 का नाम सुना है, इस बीच में सुना होगा, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो I-5 है, ये पूरी दुनिया के जो है वो बॉस बने घूम रहे हैं, गुप्त सूचनाएं साझा करते हैं, ये पूरी दुनिया के बॉस हैं, जो व्हाइट लोग हैं, जो महारानी के शासन में थे कभी। तो बताना पड़ेगा कि आंखें हम नोच लेंगे, बहुत दिन हो गया तुमने घूरते हुए हमें, तुम हमें पूरी दुनिया पे हमें निगरानी कर रहे हो, हैं? तो तुम मालिक को तुमने नौकर बना रखा है। तो ये वक्त है हमें सही बात कहने का। तो जब मैं इतिहास पढ़ूंगा तो तुम्हें इस तरह की बहुत सी चीजों से गुजरना पड़ेगा, राइट, इस तरह की चीजों से गुजरना पड़ेगा। और कई बार तुम्हें कुछ ऐसे रहस्य भी दिखाई पड़े जो अभी अमूमन उन वामपंथियों की लिखी किताब में, जो लेफ्टिस्ट ने लिखी है, उसमें तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने दरबारी व्यक्ति होने का, दरबारी हिस्टोरियन होने का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। शासन, सत्ता, इतिहासकार का जो मकसद होता है साक्ष्यों को सही तरीके से पढ़कर देश की जनता को आंदोलित करने का, ना कि इतिहास को मिटा देने की साजिश में शामिल हो जाने का। जघन्य अपराध किया, आने वाला समय कभी इनको माफ नहीं करेगा। इन्होंने भारत को, इतिहास को मिटाने को, उसको भ्रमित करने को, उसको तोड़ने मरोड़ने की इन्होंने रात दिन कोशिश की है, रात दिन कोशिश की है। तो बस कहते ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ बदलता है तो इतिहास, तो इतिहास बदलेगा।
ये बात ध्यान रखना। और मैंने पहले भी क्लास में कहा था कि हम इसे मिटा तो नहीं सकते, लेकिन हम इसको शुद्ध कर सकते हैं। बहुत अशुद्धियां डाल दी गई हैं, तो एक वैचारिक चीज है। और आज की क्लास में हम यहाँ से ही अपनी बात शुरू करेंगे, यहीं से अपनी बात आगे लेके जाएंगे। और मेरे साथ आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ने का मौका मिलेगा, जहां पर मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेके चल रहा हूँ जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने आपको एक छोटी सी झलक भी दिखाई यहाँ पर, राइट। और आज शाम को 4 बजे मेरी एनसीईआरटी शुरू हो रही है, तो एनसीईआरटी भी आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें 1857 से पहले का सिनेरियो क्या था इसके बारे में डिस्कस करूंगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल पार्टीशन वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रयोगशाला थी, अंग्रेजों के लिए भी और हमारे लिए भी। स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन, स्ट्रगल फॉर स्वराज, स्वराज के लिए जो हमारे आंदोलन है, मूवमेंट टुवर्ड फ्रीडम, किस किस तरह से हमने अलग अलग लोगों ने कहा कि हमारा इतिहास से 2-3 लोगों पे समेट देता है। गांधी जी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, फलाने ने ये किया, अरे बहुत कुछ हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी लोगों को भी जो है उन्होंने ऐसा विद्रोह किया था। आपको पता होगा कि अंग्रेज समझ गए थे कि इन आदिवासियों पे जो है नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरिया उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने एक बहुत गंदी साजिश की थी धर्मांतरण करने की। आपको पता ही नहीं है कि वो सबसे ज्यादा अंग्रेज भारत में ही हारे थे हमारे ट्राइबल लोगों से। वो इतने स्वतंत्रता प्रेमी थे कि उन्होंने कहा प्राण दे देंगे, लेकिन कभी भी हम इनकी अधीनता स्वीकार नहीं पड़ेगी। इसमें गायब कर दिया है, पढ़ाया ही नहीं गया यार। पूरा इतिहास बस 2-4 लोगों के ऊपर टिका पड़ा है। जो रियल हीरोज हैं वो गायब हैं। नॉर्थ ईस्ट में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी, तो उन्होंने अपना पैतरा चेंज कर दिया। राइट। तो ये इस तरह से ये सारे टॉपिक मैंने वही चुने हैं जहां से लगातार प्रश्न आते हैं। आप खुद भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं। एक एक टॉपिक मैं करा रहा हूं जो कम से कम प्रीलिम्स के, तो हमारे सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्टर में जो लोग अभी नहीं जुड़े उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल फिर मिलता हूं इसी 1:30 बजे क्लास में। और आज शाम को 4 बजे मेरी एनसीईआरटी की भी क्लास है। एनसीईआरटी तैयारी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी उसके साथ जुड़ सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है जो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। कई बार आप कहते हैं सर पैसा वैसा नहीं है, ये कैसे करें वो कैसे करें। तो हमने ओटीपी पे रात में 9 बजे एक शुरुआत की, ध्यान से सुनिए इसको। पैसे कमाओ नॉलेज भी पाओ, यानी आप जाइए जीएस के टेस्ट दीजिए। रात में 9 बजे फ्री क्विज है सभी के लिए। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड करनी है और प्रतिदिन जो टॉप करेगा उसको 500 रुपए यहां इनाम मिलेगा प्रतिदिन। राइट, प्रतिदिन आपको सिर्फ ये ऐप डाउनलोड करनी है और आप जाइए प्रतिदिन रात में 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे आपका यहाँ टेस्ट होगा। पैसे भी कमाओ नॉलेज भी पाओ, यानी कि आप जीएस के क्वेश्चन, अब आपको वीडियो गेम खेलने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो है कुछ और भी काम करने की आवश्यकता नहीं। आप आराम से यहाँ जाइए, पढ़ाई करिए। उजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे रात में 9 बजे टेस्ट लाइव होगा। टेस्ट दीजिए, पर डे 500 रुपए। आप कितने भी कोर्स हमारे ले सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं, एनसीईआरटी खरीद सकते हैं। अपने टैलेंट के दम पर दिखाइए कि क्या है। तो उजांग गाइस एकेडमी हमेशा लगातार इस पर अपना काम करती रहती है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे आज भी कुछ बच्चे आए, उनको मेंटरशिप की बहुत जरूरत रहती है। तो हमने अभी जैसे हम गुरुकुल में बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गुरुकुल में आज हमने रीडिंग क्लासेस शुरू कर दी हैं। आज बच्चों को जो है वहां रीडिंग मिलने जा रही है। मैं अब तक 3 चक्कर लगा चुका हूँ। बच्चों को एक एक चीज सिखा रहा हूँ, बुक कैसे पढ़नी है, सारी चीजें कैसे करनी है। तो आप लोगों को भी लगता होगा, आप लोगों को भी ये चीज मिलनी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मिस्ड कॉल कर सकते हैं 9289704917। तो आपको भी मेंटरशिप मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। आप अपने कुछ सेशन बुक कर सकते हैं, अपना वीक प्लान या मंथ प्लान भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, हम जोड़ते हैं। थैंक यू सो मच। तो कल मिलते हैं हम लोग कॉन्सेप्टर की क्लास में। और कॉन्सेप्टर 3,000 रुपए महीने में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इजिली इंस्टॉलमेंट पे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।